नमस्ते प्यारे बच्चों। आज के वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण, जिसका टॉपिक है संधि। तो संधि का अर्थ होता है मेल, संयोग। तो यहाँ पर हमने संधि की परिभाषा दिया है। तो परिभाषा इसकी यह है कि दो वर्णों या ध्वनियों के संयोग से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। अब यहाँ यह समझ लेना आवश्यक है कि वर्ण क्या है। वर्ण का अर्थ होता है अक्षर। हिंदी में कुल 36 अक्षर होते हैं और 13 मात्राएं होती हैं। तो अक्षरों को व्यंजन कहते हैं और मात्राओं को स्वर कहते हैं। तो स्वर और व्यंजन, जिसे आपने पहली कक्षा से ही सीखते आ रहे हैं। तो दो वर्णों या ध्वनियों के संयोग से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। जैसे विद्या, धन, आलय, यहाँ दो शब्द दिए गए हैं, विद्या और आलय। इन दोनों को अब इस शब्द के अंत में देखें, विद्या के अंत में तो बड़ा आ का उच्चारण हो रहा है, बड़ा आ। और उसके बाद दूसरे शब्द का पहला अक्षर भी स्वर है, बड़ा आ है। तो जब समान स्वर आपस में मिलते हैं तो वह बड़ा आ का बोध कराते हैं, बड़ी ई का बोध कराते हैं, बड़े ऊ का बोध कराते हैं। तो दोनों शब्दों को जोड़ने से जो शब्द बना विद्यालय, यह हो गया संधि। इसी तरह से सूर, धन, इंद्र, सुर के अंत में, यहाँ सुर के अंत में छोटा आ है और इंद्र शब्द में जो पहला अक्षर ई है ये छोटा है। तो आ और ई मिलकर के ए का उच्चारण होता है, आ और ई। आ और ई दोनों जब मिलते हैं तो इनसे जो विकार उत्पन्न होता है वह ए का बोध कराता है, ए मात्रा। अब दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये हो गया सुरेंद्र। अब यहाँ ये ध्यान देना आवश्यक है कि यहाँ अलग अलग स्वर हैं, आ और ई मिलकर के ए बनता है। दोनों आ और ई अलग अलग हैं, तो यह भी स्वर संधि का उदाहरण है। वैसे स्वर संधि के तो 5 प्रकार होते हैं। उन पांचों प्रकारों के अलग अलग नियम हैं, लेकिन सभी मिल करके स्वर संधि कहलाते हैं। तो इस तरह से यह परिभाषा हो गई स्वर संधि की। अब आइए देखते हैं हम संधि के प्रकार या भेद। संधि के कितने प्रकार होते हैं? तो संधि के कुल 3 प्रकार होते हैं, 3 भेद होते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इन्हीं 3 संधियों में से प्रश्न बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाते हैं। कभी कभी परिभाषा के रूप में पूछा जाता है या कभी कभी संधि विच्छेद करने के लिए कहा जाता है और संधि का नाम लिखने के लिए पूछ लिया जाता है। तो पहला प्रकार क्या है? स्वर संधि। अब स्वर संधि क्या है? जैसा कि शब्द से ही अर्थ स्पष्ट है कि स्वर संधि, जब एक स्वर दूसरे स्वर से मिलते हैं तो उस मिलने की क्रिया से वह स्वर संधि बनती है। तो स्वर के साथ स्वर का मेल होने पर जो विकार होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। अब स्वर क्या है? स्वर 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। अब ह्रस्व स्वर क्या है? ह्रस्व का मतलब होता है छोटा स्वर और दीर्घ स्वर का मतलब होता है बड़ा स्वर। तो जब हम स्वर का उच्चारण करते हैं, जैसे अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अह, और इसके अलावा 2 स्वर और हैं, री और री। तो
अब इसमें ह्रस्व और दीर्घ। अब ह्रस्व क्या है और दीर्घ क्या है? ह्रस्व का अर्थ होता है छोटा और दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा। तो आ, अब ये बड़ा आ हो गया तो दीर्घ हो गया। फिर ई, बड़ी ई। फिर ऊ, बड़ा ऊ। उसके बाद जितने भी स्वर हैं, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अह, ये सब दीर्घ स्वर में आते हैं। तो अब ये आप समझ गए होंगे कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं, इनकी कितनी संख्या होती है। तो यहाँ वही परिभाषा के रूप में दिया गया है कि स्वर के साथ स्वर का मेल होने पर जो विकार होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे हिमधन आलय। अब यहाँ संधि विच्छेद करते समय हमें यह ध्यान देना आवश्यक है कि जो दो अलग अलग शब्द हैं उनके प्रथम शब्द में अंतिम अक्षर और दूसरे शब्द के में पहला अक्षर को जब जोड़ देते हैं तो उनसे जो विकार होता है वही स्वर संधि कहलाता है। तो यहाँ हिम के अंत में आ और आलय के प्रारंभ में बड़ा आ है, तो छोटा आ और बड़ा आ दोनों मिलकर के बड़ा आ का मेल होता है। तो हिमधन आलय को जब जोड़ते हैं तो बनता है हिमालय। रमाधन ईश, रमा के अंत में बड़ा आ है और ईश के शुरू में बड़ी ई है। तो यहाँ पर दो अलग अलग स्वर हैं, बेमेल स्वर है, लेकिन जब इनको हम जोड़ते हैं तो ये बड़ा आ और बड़ी ई मिलकर के ए मात्रा का। तो रमा और ईश दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो रमेश बनता है। ऐसे यहां भी दूसरा शब्द है सुधन उक्ति। सा में छोटा ऊ है और उक्ति में भी छोटा ऊ है, तो छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ बनता है। तो यहाँ बनता है सूक्ति, इसमें बड़े ऊ की मात्रा लग गई, बना नया शब्द बना सूक्ति। महाधन उत्सव, माह के अंत में बड़ा आ है और उत्सव में ऊ है, तो बड़ा आ और ऊ मिलकर के ओ की मात्रा से दोनों जोड़ दिए जाते हैं, बनता है महोत्सव। तो इस तरह से स्वर संधि बनती है। अब दूसरे प्रकार का स्वर है व्यंजन संधि। दूसरे प्रकार की संधि क्या है? व्यंजन संधि। अब इसमें व्यंजन का से लेकर ज्ञा तक सारे अक्षर व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? व्यंजन। तो अब व्यंजन की इसकी परिभाषा है कि व्यंजन के साथ व्यंजन या स्वर का मेल होने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। तो कभी कभी व्यंजन और व्यंजन दो अलग अलग व्यंजन जोड़ते हैं तो भी व्यंजन संधि बनती है, और कभी कभी व्यंजन और स्वर दोनों को जोड़ते हैं तो भी उस दशा में व्यंजन संधि बनती है। तो यहां पर मैंने उदाहरण दिया है कि दिक धन अंबर। अब यहां ध्यान दें, दो शब्द हैं दिक और अंबर। दिक के अंत में का, इसमें हलंत लगा हुआ है। हलंत लग जाने से वह वर्ण या अक्षर आधा हो जाता है, अर्ध व्यंजन का बोध कराता है। तो का और आ जब दो व्यंजन और स्वर मिलते हैं तो उससे गा बनता है, गा। तो दोनों को हमने जोड़ दिया तो बन गया दिगंबर। दिक धन अंबर बराबर दिगंबर। दूसरा है उत धन घाटन। तो उत में छोटा ता है
और घाटन में घा है। तो यहाँ दो अलग अलग व्यंजन हो गए। दोनों व्यंजनों के मेल से बना शब्द उद्घाटन। अलग एक तीसरा शब्द है समधन योग। यहाँ माँ और यहाँ पर दूसरे शब्द में या, माँ और या दोनों को जब जोड़ते हैं तो ये बड़ा आ का बोध होता है, अंक की मात्रा का बोध होता है। संयोग। इसके बाद आगे हम अगली संधि बताने जा रहे हैं। तो संधि का तीसरा प्रकार है विसर्ग संधि। विसर्ग का चिन्ह इस प्रकार होता है, किसी शब्द के अंत में इस तरह से चिन्ह लगा देते हैं तो वह विसर्ग का बोध होता है। तो ऐसे संस्कृत भाषा में विसर्ग का प्रयोग किया जाता है। हिंदी में संस्कृत के शब्द आते हैं तब वहां पर विसर्गों का प्रयोग किया जाता है। वैसे विसर्ग का प्रयोग हिंदी भाषा में कहीं नहीं होता है। कुछ शब्द संस्कृत भाषा से लिए जाते हैं जो हिंदी में आ जाते हैं। तो मुख्यतः विसर्ग का प्रयोग बहुत कम होता है, लेकिन संधि के तौर पर संस्कृत में पूछा जाता है तो हिंदी में भी संधि के प्रकार विसर्ग के रूप में आते हैं। तो विसर्ग संधि की परिभाषा है कि विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के संयोग से जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। तो यहाँ जो चिन्ह विसर्ग का है, इसके बाद अगले शब्द में स्वर हो या व्यंजन हो, जब दोनों आपस में मिलते हैं तो उनसे जो विकार होता है वह विसर्ग संधि कहलाती है। जैसे निधन संदेह। तो यहाँ नि के अंत में विसर्ग है और संदेह में व्यंजन है। तो विसर्ग और व्यंजन दोनों जब आपस में मिलते हैं तो इससे निस्संदेह बनता है। अब यहाँ इसका नियम है कि अगर विसर्ग में ई हो और दूसरे शब्द में सा और सा तीनों हो तो यह विसर्ग शब्दों को संधि में बदलते समय सा और सा में बदल जाते हैं। अब यहां ध्यान दें, ये जो सा है, ये इसके नीचे हलंत का चिन्ह है। हलंत का चिन्ह लग जाने से यह अक्षर अर्ध व्यंजन बन जाते हैं। तो यहां देखें नि के पहले छोटी ई है और अगले शब्द में संदेह में सा, निधन शक, इसमें सा, इस तरह से शब्द बनते हैं निसंदेह और निशंक। दूसरे टाइप का शब्द है निधन रौ बराबर नीरो। अब इसका नियम यह है कि अगर विसर्ग वाले शब्द के शुरू में ई या ऊ हो और दूसरे शब्द के शुरू में रा हो तो संधि करते समय बड़ी ई और बड़े ऊ में बदल जाते हैं। तो यहां जैसे निधन रौ, तो जब इसको हम संधि करेंगे, विसर्ग संधि में बदलेंगे तो नीरो बन जाएगा, नीरो। निधन रोग, निरोग। निधन रस, नीरस। इस तरह से इस नियम के अंतर्गत ये शब्द बनते हैं। अगला देखो नियम, यदि विसर्ग वाले शब्द के शुरू में नि, ई और ऊ हो किंतु उसके बाद दूसरे शब्द के शुरू में का, ख, पा, फा हो तो विसर्ग में कोई विकार उत्पन्न
नहीं होता है। जैसे प्रातः धन काल, अब यहाँ प्रातः में विसर्ग है और काल के शुरू में का है, तो अब इसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होगा, तो ये शब्द बनेगा प्रातः काल। अंतः धन करण, यहाँ भी क है और यहाँ विसर्ग है, तो दोनों को जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है, अंतः करण। पयः धन पान, यहाँ पा है, तो पयः धन पान बराबर पयः पान। इस तरह से विसर्ग संधि बनती है। अब इसके बाद अगले नियम के अनुसार दुधन बोध बराबर दुर्बोध। अगर विसर्ग वाले शब्द में छोटी ई हो किंतु दूसरे शब्द के शुरू में बा हो, गा हो, झर हो, तो यह छोटे रा में बदल जाता है। जैसे दुधन बोध, दुर्बोध, तो अब दोनों को जब जोड़ते हैं तो इसका संधि यानी विसर्ग संधि होती है दुर्बोध। इसमें छोटा रा जुड़ गए हैं। निधन गुण बराबर निर्गुण, इसमें विसर्ग का लोप हो जाता है। निधन झर बराबर निर्झर। तो इस तरह से ये शब्द विसर्ग संधि के अंतर्गत आते हैं। अगले नियम के अनुसार यदि विसर्ग वाले शब्द से पहले ई उ हो तथा उसके बाद वाले शब्द में क ख प फ में से कोई अक्षर हो तो विसर्ग सा में, किसमें, सा में, छोटे सा, इस तरह के सा तीन प्रकार के हैं। यहां मैंने बताया कि सा तीन प्रकार से होता है, इसका उच्चारण सा के रूप में किया जाता है। तो इस सा के रूप में बदल जाता है, यानी सा के नीचे हलंत है, इसका मतलब हो गया ये छोटा सा बन गया है, ऐसा। तो यहां मैंने उदाहरण दिया है कि निधन कर्म, यहाँ नि वाला शब्द विसर्ग है, इसके पहले छोटी ई है तो, और दूसरे शब्द में का है, तो अब ये छोटी ई होने पर, ये का रहने पर ये सा में बदल जाता है। निधन कर्म बराबर निष्कर्म। अगला शब्द है निधन पाप, तो अब यहाँ पर पा है, दूसरे शब्द में शुरू में क्या है, पा, तो ये हो जाएगा निष्पाप। इस तरह से यह विसर्ग संधि कहलाती है। तो हमने अभी आपको संधि का अर्थ, उसकी परिभाषा, उसके प्रकार और प्रकार के साथ साथ उसके उदाहरण भी देकर समझाया। आपकी समझ में अवश्य आ गया होगा। तो इस तरह से हम उम्मीद करते हैं कि आप को जहां ना समझ में आए कमेंट करने की कोशिश करेंगे।